18 की उम्र में ही मेरी शादी एक अमीर घर के 30 साल के लड़के के साथ मेरे माता पिता ने करा दी। लेकिन शादी की पहली रात ही मेरे पति का ऐसा सच मेरे सामने आया कि मेरी रूह कांप गई और मैंने तुरंत अगले दिन मायके जाकर कह दिया कि मुझे तलाक चाहिए। मेरे माता पिता और पति नहीं माने और फिर एक रात मेरा पति मेरे कमरे में चुपचाप आ गया। मेरी आंखें खुली तो होश उड़ गई क्योंकि मेरे पति के साथ दो आदमी और। आज मेरा चेहरे पहले जैसा नहीं था, लेकिन कभी मैं बहुत सुंदर खूबसूरत थी। गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें और 21 उम्र वर्ष। शायद यही कारण था मेरी शादी जल्दी होने का। एक दिन मम्मी ने मुझे बताया कि मेरे लिए एक बहुत बड़े अमीर परिवार का रिश्ता आया है। मेरे माता पिता की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। बस बार बार एक ही बात बोल रहे थे, बेटी बड़ी भागों वाली है तू, जो सामने से इतने बड़े घराने का रिश्ता आया है। लड़का भी विदेश में क्रूज की नौकरी करता था और इतना अमीर परिवार है। मम्मी पापा तो मेरे होने वाले ससुराल की तारीफ करते नहीं थकते थे। सगाई और तुरंत 15 दिन में ही शादी हो गई। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि मुझे तो सपने जैसा लग रहा था। मैं बहुत खुश थी या मन में बहुत सारी उमंगें भी, शायद मुझे तो यह भी नहीं पता था। लेकिन जितनी तेजी से यह बरसात आई उतनी ही तेजी से थम गई। शादी की रात ही मुझे समझ आ गया कि जो तूफान मेरे जीवन में आया है उससे निकलना शायद मेरे बस में नहीं होगा। ससुराल पहुंचते ही यह समझने में देर न लगी कि जल्दबाजी में मेरा जीवन एक सही इंसान के साथ नहीं बांधा गया है। दिखने में मेरा पति हट्टा खट्टा नौजवान था, लेकिन नशे की लत के कारण उसकी सुंदरता भी मुझे कुरूप लग रही थी। शुरू शुरू में तो मुझे भी लगा कि मैं अपने रूप के बल पर पति को सुधार लूंगी, परंतु मैं गलत थी। शादी के 4 महीनों में ही ससुराल में मेरा जीवन नर्क बन गया और परेशान होकर मैं मायके वापस आ गई। मम्मी पापा ने मुझे ससुराल जाने के लिए समझाने की बहुत कोशिश की, तो मैंने उन्हें साफ शब्दों में कह दिया कि मैं उस घर में अब वापस कभी नहीं जाऊंगी। इससे ज़्यादा मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अपना पूरा जीवन एक नशेड़ी आदमी के पीछे बर्बाद नहीं कर सकती। फिर एक दिन मेरी माँ ने मुझे बिठाकर आराम से पूछा कि अपने पति से इतनी नफरत का क्या कारण है, मुझे साफ साफ बता। मेरे पास तो कितने कारण थे, लेकिन मेरी मम्मी मानने को तैयार नहीं हो रही थी। बस मेरे पति की तरफदारी करने में लगी थी। लेकिन जब मैंने अपनी माँ को बताया कि वो बिस्तर पर नशे की हालत में मेरे साथ भेड़िए जैसा बर्ताव करता है, उसे प्यार से अपनी बीवी के साथ बिस्तर पर सोना तक नहीं आता और अपनी भूख मिटाने के बाद बिस्तर पर बेसुध सा पड़ा रहता है, आज तक 2 पल उसने मुझसे कभी बैठकर प्यार से बात नहीं की। यह सुनकर मेरी मम्मी के भी होश उड़ गए और वो आगे कुछ ना बोल सकी। अब मैंने भी ठान लिया था कि मैं उस आदमी के साथ नहीं रहूंगी। मुझे बस तलाक चाहिए। लेकिन तलाक शब्द मेरे मुंह से सुनते ही मम्मी पापा आग बबूला हो गए। कहने लगे, अभी तो तेरा पति नौकरी पर गया हुआ है, उसे आने दे, बैठकर बातें करेंगे और फिर कुछ फैसला लेंगे। करीब 1 साल तक मुझे बस कसम में रहना था। फिर कुछ दिन बाद ही मम्मी पापा मुझे कहने लगे कि मैं ससुराल में चली जाऊं और वहीं रहूं, लेकिन मैंने उनकी एक नहीं सुनी। उधर ससुराल वालों ने भी मेरे खिलाफ उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया था, लेकिन मैंने उनकी बातों पर कभी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाने लगी। मैंने वकालत करने का फैसला ले लिया, जिस पर मेरे रिश्तेदार, मोहल्ले पड़ोस वाले सबको दिक्कत होने लगी। सब मुझे बस सलाह देते कि लड़की को हर हाल में अपनी गृहस्थी बचाने का सोचना चाहिए। यही एक सभ्य संस्कारी महिला की पहचान है। उनके लिए चाहे उसे कितना भी समझौता करना पड़े। और अब तो सबको मालूम हो गया था कि मैं गर्भवती हूँ, तो सब
बच्चे की दुहाई देकर मुझे कहने लगे कि इस बच्चे के लिए ही पति कैसा भी हो ससुराल चली जा। तलाक शब्द सुनते ही तो सबके रंग ही बदल जाते। सब कहते कि संस्कारी लड़की कभी तलाक के बारे में सोचती भी नहीं। कभी तलाक मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरा कोई नहीं है जिसे मैं अपना दर्द सुना सकूं। इस भीड़ में खुद को अकेला महसूस कर रही थी। कोई भी मेरे पति की जलील हरकतों के बारे में सुनने और बात करने को तैयार नहीं था, और उसका कारण एक ही था, क्योंकि हमारे समाज में औरतों का शोषण, उन पर अत्याचार कोई बड़ी बात नहीं है। रात भर पति शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना पत्नी को दे और पत्नी अगली सुबह उसे चाय नाश्ता बना कर दे, इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है, क्योंकि यह तो आम बात है। पति चाहे कितना बड़ा अधिकारी हो या गरीब, औरत को मारता पीटता शोषण करना उसका अधिकार है, क्योंकि वो उसकी पत्नी है। क्योंकि हर औरत के साथ यह सदियों से होता आया है, इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। खैर, समय बीतता रहा, लेकिन मेरे तलाक की जिद पर अड़े रहने से मेरे पति के आत्मसम्मान को ठेस पहुंच गई। वो छुट्टी लेकर अपने घर आया हुआ था, लेकिन मैं ससुराल नहीं गई, बल्कि मायके में रह रही थी। मेरी बेटी पैदा होने की खबर मिलने पर भी ससुराल से उसे देखने कोई नहीं आया। इधर मेरे मम्मी पापा लगातार मुझ पर ससुराल जाने का दबाव डालने लगे। मुझे अपने पति को एक आखिरी मौका देना चाहिए। मेरी सास को दौलत का इतना घमंड था कि वो लोगों को कहने लगी कि अपने बेटे की दूसरी शादी कर लेगी। मेरे बार बार पति को धुतकारने, उसके साथ न रहने से उसे बहुत बेइज्जती महसूस होने लगी। फिर एक दिन मैं घर के बाहर अकेली बैठी थी। मेरा पति बाइक पर अचानक आया और मेरे मुंह पर तेजाब डालकर भाग गया। तेजाब से मेरा मुंह, कपड़े, यहाँ तक कि आधा शरीर जल गया। मुझे ऐसा लगा कि मेरे शरीर में आग लग गई हो। मैं दर्द से चिल्लाने लगी और बेहोश हो गई। उसके बाद मेरी ना जाने कितनी सर्जरी हुई, लेकिन मेरा चेहरा शरीर पहले जैसा ना हो सका। मेरे मम्मी पापा की महंगा इलाज कराने की हैसियत नहीं थी, इसलिए सरकारी अस्पताल में ही इलाज हुआ। ना जाने कितने लंबे इंतजार के बाद तो डॉक्टर सर्जरी के लिए समय देते थे। मेरे पति ने शायद यह योजना पहले से बना रखी थी, इसलिए वो उसी दिन अपनी नौकरी पर वापस दुबई चला गया। कोई उसका कुछ नहीं कर पाया। मैं बाहर बैठी थी तो तेजाब फेंकते हुए हमारी एक पड़ोसन ने मेरे पति का चेहरा देख लिया था। भला और कोई मेरे साथ इतना घिनौना काम क्यों ही करेगा। मेरे मम्मी पापा को तो कानून वकील का खर्चा उठाने के भी पैसे नहीं थे, और मेरे पति ने अपने पैसों के दम पर पहले पुलिस वालों से सेटिंग कर रखी थी। फिर भला हम गरीब के लिए मुफ्त में कौन ही लड़ता। कुछ दिन तो यह खबर आसपास में फैली, लेकिन फिर सब शांत हो गया। मेरा जीवन तहस नहस हो चुका था। मेरा आत्मविश्वास डगमा चुका था, क्योंकि मेरे अस्तित्व, मेरी पहचान मुझसे छीन ली गई थी। शायद अब मुझे किसी को सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं बची थी कि मैं उस इंसान के साथ क्यों नहीं रहना चाहती। अब सबके मुंह बंद हो गए थे। बस रह गया था तो काश सही समय पर मेरे माता पिता ने मेरी बात मान ली होती, तो शायद आज मेरा जीवन कुछ और ही होता। लेकिन इस दुनिया में सही मायने में अब मेरे जीवन का संघर्ष शुरू हुआ था। सुंदर से भयानक चेहरा होने के कारण मेरा जीवन ही बदल चुका था। अब तो मेरे माता पिता भी मेरा मुंह देखना पसंद नहीं करते थे। कोई बच्चा अगर मुझे देख ले तो डर कर भाग जाता था, क्योंकि मैं पहले जैसी तो बिल्कुल नहीं थी। इसलिए मैंने घर से क्या, कमरे से भी बाहर निकलना बंद कर दिया था। अब तो मैं
घर में भी नहीं घूम सकती थी, क्योंकि घर पर भी भाई भाभी का राज था और माता पिता के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता था। घर हो या बाहर, कोई मेरे बराबर में बैठना भी पसंद नहीं करता था। घर में कोई मेहमान आ जाए और अगर मैं सामने हूँ तो मुझे कमरे में भेज दिया जाता था। अपनी ही बच्ची को प्यार करने, गोद में लेने को तरस गई थी। धीरे धीरे मेरी बड़ी बड़ी हो रही थी। वो चुपचाप कमरे में मुझसे मिलने आती, मेरे निशानों पर दवाई लगाती, अपने हाथों से मुझे खाना खिलाती, क्योंकि बच्चे के लिए तो माँ सुंदर हो या क्रूप उसकी माँ ही होती है। लेकिन मैं बदकिस्मत अपनी बच्ची के लिए कुछ नहीं कर पा रही थी, इसलिए अपनी बच्ची को भी भाई भाभी के एहसानों पर ही छोड़ रखा था। मैं बस सोचती रहती कि मेरे पति ने तेजाब डालकर अपनी भड़ास मुझ पर शांत कर ली, लेकिन ये बेरहम दुनिया तो हर रोज मुझे मारती है। लोगों की तिरछी नज़र, कड़वी जबान, ताने अब मुझसे और सहे नहीं जा रहे थे। किसी तरह सब कुछ स्वीकार कर मैं अपना दर्द भुलाना चाहती थी, मगर यह जालिम समाज रोज वार कर एक पल के लिए भी मुझे कुछ भूलने नहीं देता था। और यह ऐसा श्राप मुझे लगा था जिसका कोई अंत नज़र नहीं आ रहा था। फिर एक दिन मेरे मन में विचार आया कि इस दुनिया में ना जाने कितने मेरे जैसे लोग होंगे जो रोज लोगों की मानसिक प्रताड़ना झेलते होंगे। ये लोग भी मेरी तरह ही रोज किसी न किसी के तिरस्कार का सामना करते होंगे। क्या हम जैसे लोगों के लिए इस समाज में कोई भी जीने का निवारण नहीं? फिर मैंने सोचा, क्यों ना हम बदसूरत लोग मिलकर अपने लिए कुछ करें। बाहर की दुनिया के लोग तो हमें देखना भी नहीं चाहते, लेकिन हम लोग आपस में तो मिल बैठ सकते हैं। कई दिनों तक मैं इस बारे में सोचती रही कि मेरे पास जो साधन है उससे मैं क्या कर सकती हूँ। वैसे भी हमारे जैसे डरावने लोगों की जिंदा कब्रें तो अंधेरे बंद कमरे में ही हैं। कोई मुझसे हमदर्दी क्यों नहीं दिखाता? कोई आकर क्यों नहीं कहता कि घर से बाहर निकलो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। फिर मैंने फैसला कर लिया कि मैं अपनी ही नहीं बल्कि अपने जैसे लोगों की भी मदद करूंगी, और लग गई अपनी वकालत की पढ़ाई पूरी करने। और पढ़ाई के साथ साथ मैंने इंटरनेट पर तेजाब से प्रताड़ित लोगों के लिए जनता को जागरूक जागरूक करना शुरू किया। अपनी एक वेबसाइट भी शुरू की। धीरे धीरे लोग मुझसे जुड़ने लगे। मैं अपनी वकालत पूरी कर वकील बन गई, और जब तक मेरे साथ बहुत सारे लोग भी जुड़ चुके थे। तेजाब की शिकार हुई औरतों के लिए सरकार ने कई कदम उठाए, उनके लिए कानून बनाए गए, लेकिन अभी भी यह पर्याप्त नहीं था, क्योंकि जब तक समाज अपनी सोच नहीं बदलेगा, लोग महसूस नहीं करेंगे कि यह एक हादसा है, किसी के भी साथ हो सकता है। इसमें उस लड़की की क्या गलती जिसके साथ यह हुआ है? वो तो खुद मर मर कर जी रही है। अरे, इस समाज को उसको कड़वे शब्द नहीं बल्कि प्यार देना चाहिए, तभी सही मायने में समाज बदलेगा। शायद शुरुआत हो चुकी थी, लोग जागरूक होने लगे थे। और फिर मैंने अपने पति और उसके परिवार के खिलाफ भी खुद केस लड़ा, पति से तलाक लिया और उसे और उसकी माँ को सजा दिलाई। अब मैं अपनी बेटी के साथ इस समाज में सर उठाकर इज्जत से जी रही हूँ। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड प्लीज़ गाइस, सपोर्ट माय चैनल। समाप्त।